हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीगल टर्म्स की। जैसा कि मैंने पिछले 4 से 5-6 वीडियोज़ में लीगल टर्म्स की चर्चा की है, उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में भी लीगल टर्म्स की चर्चा करेंगे। ये लीगल टर्म्स जैसा कि मैं बताता हूँ कितने इंपॉर्टेंट है कि जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे एज इट इज़ एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला जो टर्म है वो है क्या? लेक्स टैलिनिस। लेक्स टैलिनिस का मतलब क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न एज इट इज पूछा भी गया है। लेक्स टैलिनिस का मतलब होता है अनरिटेन लॉ। अनरिटेन लॉ को मतलब जो कि अलिखित कानून है या अलिखित विधि है, उसको लीगल जो टर्म है यूज किया जाता है उसके लिए, वह टर्म क्या है? लेक्स टैलिनिस है। लेक्स टैलिनिस का मतलब ही होता है कि वह कानून या वह विधि जिसे क्या किया गया है कि अनरिटेन फॉर्म में है, जो कि लिखा नहीं गया है। ये पहला टर्म था आज का हमारा। अगला जो हमारा टर्म है आज का वह क्या है? मूट कोर्ट। क्या है? मूट कोर्ट। यह अधिकतर बच्चों को पता भी होगा, यदि नहीं पता होगा तो यह एक सिंपल क्या है, एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है, जैसा कि आप न्यायालय में जानते हैं क्या कहता है, फैसले सुनाए जाते हैं, न्याय की प्रक्रिया न्यायालय में होती है। ठीक उसी प्रकार का जो बच्चे वकालत की पढ़ाई या फिर न्याय संबंधित पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए एक प्रकार का यह आभासीय न्यायालय है, प्रैक्टिस का न्यायालय, जो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं केसों को सुनने का, सुनाने का, वाद प्रतिवाद करने का, जो उनका एक मॉक ट्रायल किया जाता है एज ए बिगिनर, एज ए प्रैक्टिस के दौरान। तो वो जो आभासी न्यायालय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूट कोर्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश में मतलब समझ लेते हैं कि मॉक कोर्ट फॉर प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट। सिंपल मतलब है कि मूट कोर्ट क्या है? तो मूट कोर्ट क्या है कि आभासी न्यायालय जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं वाद प्रतिवाद इत्यादि केसेस के अध्ययन के लिए। अब हम बात करते हैं डिटेंशन की। अगला टर्म हमारा डिटेंशन। डिटेंशन सिंपल टर्म है। डिटेंशन का मतलब सभी लोग जानते होंगे। तो डिटेंशन का मतलब ही होता है क्या कि नो फ्रीडम टू मूव। अब आपको स्वतंत्रता, ध्यान दीजिए एक पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह क्या है कि डिटेंशन का मतलब किस आर्टिकल से है। अब वो आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डिटेंशन से कौन सा आर्टिकल इफेक्ट होता है, कौन सा आर्टिकल प्रभावी होता है। अब हम आपको बता दें कि डिटेंशन से हमारा इतना क्लू दे देते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? प्रभावी होता है। अर्थात डिटेंशन में आपके स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया जाता है, अर्थात आपको नो फ्रीडम टू मूव होता है। अगला हमारा जो आज का लीगल टर्म है वह है क्या? कैपेसिटी। अब ध्यान दीजिए, कैपेसिटी तो एक नॉर्मल वर्ब है, टर्म है, लेकिन कैपेसिटी का मतलब क्या है लीगल टर्म में? तो कैपेसिटी का मतलब होता है लीगल टर्म में क्या होता है कि लीगल पावर, आपके पास जो लीगल पावर या विधिक शक्ति है या विधिक अधिकार है, उसी को लीगल टर्म में क्या कहा गया है? कैपेसिटी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? लीगल टर्म पावर या फिर लीगल पावर, सॉरी, हाँ। अगला हमारा जो टर्म है वह है क्या? काउंटर साइन। अब काउंटर साइन का मतलब क्या होता है? देखिए काउंटर साइन जो है वह साइन है, देखिए साइन तो सिंपली जानते हैं कि अपने हस्ताक्षर करना वो साइन होता है, लेकिन काउंटर साइन क्या है? तो काउंटर साइन किसी का साइन किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज पर करना, वह क्या कहलाता है? काउंटर साइन कहता है। मतलब कि टू एड्स वंस सिग्नेचर टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड काउंटर साइन। मतलब किसी के साइन को दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पर करना ही क्या कहलाता है? काउंटर साइन कहलाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, टर्म है, वह है क्या? इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन को लीगली टर्म में या फिर हम बोल दें कि बैंकक्रप्ट पर्सन को हम क्या बोलेंगे? तो इंसॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे, या फिर इंसॉल्वेंट पर्सन को हम क्या बोलेंगे? बैंकक्रप्ट या दिवालिया बोलेंगे। ठीक। अगला हमारा आज का टर्म है वह क्या है? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? यह एग्जाम में एज इट इज़, यदि आप BHU LLB का एग्जाम दे रहे होंगे तो यह एग्जाम में पूछा भी गया है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है क्या कि डिसीजन गिवन बाय ए कोर्ट। मतलब कि एक जो फैसला जो कि न्यायालय के द्वारा दिया जा चुका है, वह फैसला को हम क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को क्या बोला जाता है? एडजुडिकेशन। अगला हमारा है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो यह टर्म वहाँ पर देखने को मिल सकता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है? देखिए, प्रोमिसेस
जब कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर होते हैं तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पर्सन की अनिवार्यता होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मान लीजिए ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए ए कुछ प्रॉमिस करता है, बी कुछ प्रॉमिस करता है, तो दोनों का एक दूसरे को प्रॉमिस करना, ए का प्रॉमिस बी को और बी का प्रॉमिस ए को, जो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं वही प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ए एक व्यक्ति है, बी से वह कार खरीदने की बात कहता है कि वह बी की कार खरीदेगा, बी की कार खरीदेगा, तो बी को अब बी इसको क्या देगा, कार देगा। उसने ये प्रॉमिस किया, बी ने ए को प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार देगा, तो ए ने कहा कि हम तुमको इसके कितना रुपया देंगे, मान लो 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज़ हम तुमको देंगे। तो ए का प्रॉमिस बी के लिए क्या है कि हम 20,000 रुपये देंगे, और बी का प्रॉमिस ए के लिए क्या है, कार देंगे। तो ये एक दूसरे को जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, यही प्रॉमिस क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो टर्म है वह है क्या, लिक्विडेटेड डैमेज, और अगला है अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब ध्यान दीजिए, लीगल टर्म में डैमेजेस की चर्चा की गई है, डैमेज के बारे में पूछा जाता है, तो सिंपली हम जान लेते हैं कि डैमेज 2 प्रकार के होते हैं, या तो होगा क्या अनलिक्विडेटेड और या होगा लिक्विडेटेड। 2 प्रकार के डैमेज की चर्चा की गई है, तो इसके हम बारी बारी से जान लेते हैं। डैमेज का मतलब होता है क्षति या हानि, जो हानि या क्षति होती है उसी के मुआवजे को लेकर ये दोनों चीज़ें क्या है, निर्धारित की गई हैं। तो हम इसकी चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले करेंगे हम लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है। जैसा कि हम पढ़ के बताएं कि द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड to recover the agreed amount of compensation by proving the exact loss suffered। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी से समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने बी की क्या की कि एक मान लीजिए जो कार तोड़ दी, और कार के उस शीशे का दाम था कितना, 10,000 रुपये। तो इस एग्जैक्ट जो 10,000 रुपये यह तोड़ा गया, यदि वह मुआवजे से प्राप्त करता है जितना उसका लॉस हुआ है, एग्जैक्ट वही जो जितना उसका लॉस हुआ है, यदि वह प्राप्त करता है तो वह डैमेज क्या कहलाएगा, लिक्विडेटेड डैमेज कहलाएगा। मतलब यह पहले से फिक्स होता है, इसमें आपको भरपाई जितनी लॉस हुआ है, जितना आपका सफ़र हुआ है, उतनी आपको दे दी जाएगी। वह किसमें है, लिक्विडेटेड डैमेज में। लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेज में क्या, इसमें भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट इसमें प्री डिटरमाइन नहीं करता है। समझ लेते हैं कैसे कि डैमेजेस टू बी एक्सेड बाई कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डैमेज दिया जाएगा एज देयर आर नॉट प्री डिटरमाइंड। इसमें प्री डिटरमाइंड नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता कि कितना मुआवजा है, कितनी आपको उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेज में जितनी आपकी क्षति हुई है उतनी ही आपको एग्जैक्ट जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही आपको भरपाई कर दी जाएगी। किसमें, लिक्विडेटेड में। लेकिन अनलिक्विडेटेड में यह चीज़ नहीं होती, प्री डिटरमाइंड नहीं होती। तो अगला हमारा आज का टर्म है वह है क्या, एफिडेविट। एफिडेविट सिंपल है, इसका मतलब इतना जान लीजिए, लेटर ऑफ ओथ, शपथ के पत्र को जो कि एक विधिक अधिकारी के समक्ष लिया जाता है वह क्या कहलाता है, एफिडेविट कहलाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पर यह है कि एफिडेविट को बनाने वाले या फिर जो शपथ लेता है, लेटर ऑफ ओथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डिपोनेंट। ये बात ध्यान रखिएगा कि एफिडेविट या फिर शपथ लेने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, डिपोनेंट बोलेंगे। ये कहीं लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे कि बताया नहीं गया। अगला हमारा जो टर्म है वो क्या है, कॉन्जुगल राइट। अब कॉन्जुगल राइट से प्रश्न पूछा गया, इससे कैसे पूछा गया ये देख लीजिए। यह टर्म आया होगा कि हस्बैंड और वाइफ के साथ रहने के रिश्ते को या फिर राइट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कॉन्जुगल राइट या फिर दाम्पत्य का अधिकार। तो क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी, कि हस्बैंड और वाइफ को अपनी कंपनी में रहने का अधिकार है, एक इधर कंपनी में रहने का अधिकार है, वही क्या है, कॉन्जुगल राइट। मतलब दोनों के साथ में रहने का अधिकार है किसके पास, हस्बैंड और वाइफ के, वह क्या है, कॉन्जुगल या फिर दाम्पत्य का अधिकार है। अगला है हमारा रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का मतलब होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, मतलब जो बार बार क्राइम करे, बार बार ऑफेंस कमिट करे, उसको हम क्या बोलेंगे लीगल टर्म में, उसको हम बोलेंगे क्या, रेसिडिविस्ट। मतलब कि बार बार
एक बार करे क्राइम, 2 बार करे, 3 बार करे, मतलब वो क्राइम करते जाए, एक क्राइम करके रुके ना, वह बार बार का मनमाना हो, तो वह क्या कहलाएगा? उसके लिए क्या टर्म है? उसके लिए है रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर। अगला हमारा टर्म है आज का टॉर्ट फ्रीजर। टॉर्ट फ्रीजर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो टॉर्ट करता हो, टॉर्ट करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? टॉर्ट फ्रीजर, मतलब वन हु कमिट्स टॉर्ट, मतलब टॉर्ट फ्रीजर। अब अगला हमारा आज का लास्ट टर्म है स्यू जेनेरेसिस। स्यू जेनेरेसिस का मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब अपने प्रकार का, एक अपने प्रकार का यूनिक जो हो वह क्या कहलाएगा? स्यू जेनेरेसिस कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कुल 15 इंपॉर्टेंट लीगल टर्म की चर्चा की। तो आपको इसमें से कितने लीगल टर्म्स की पहले से जानकारी थी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।